वेलकम फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी और ये पॉलिटी की 9th क्लास होगी आई थिंक। ठीक है। और इसमें हम पढ़ चुके थे अभी तक, यानी कि हमने क्राउन रूल पढ़ा, कंपनी रूल के एमसीक्यू किए, क्राउन रूल के एमसीक्यू, कंपनी रूल के एमसीक्यू किए। और उसके बाद हमने फॉरेन रिसोर्सेस भी किए। उसके बाद हमने शेड्यूल शायद भी कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो इसमें हो जाएंगी, इसके बाद होंगी शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल इसके बाद होंगी। फॉरेन रिसोर्सेस भी कर लिए और इसका ओरिजिन कैसे हुआ उसके भी एमसीक्यू कर लिए हमने। ठीक है। और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कर लिया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कर लिया। तो इतने सारे हमने एमसीक्यू करा दिए हैं। आप एक बार क्लास को करेंगे, दोबारा किसी भी कहीं भी क्लास को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन जब भी आएगा इसी क्लास से आएगा, ये बात मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और ये कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे सीजीएल की, चाहे सीपीओ की, चाहे रेलवे की, एक्सेट्रा, एनी कोई भी क्लास हो, समझ रहे हो, ये सब की सब आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। ठीक है। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रियम्बल से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहा हूँ। ठीक है। प्रियम्बल केवल एमसीक्यू करेंगे। और दूसरी चीज़, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंक्लूड भी हैं। दूसरी, इसमें कोई अगर क्वेश्चन लगता है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं उनको भी, क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है। मतलब टॉपिक वाइज अब से कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ओवरऑल बात ये है। ठीक है। तो ये रामबाण आपके लिए है, समझ रहे हो। तो एक तुम्हारे लिए पैनासिया है, तुम चाहें इसको कैसे भी यूज करो। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। मतलब कि कहने का यह है कि भारतीय संविधान के किस भाग को, उस भाग का नाम बताना है इसमें से जितने आपके पास ऑप्शन में गिवन है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो उसको कहा था आर्टिकल 32 को। किसको कहा था? आर्टिकल 32 को, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। रेमेडी बोलते हैं यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। तो उसी वही है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब प्रस्तावना से रिलेटेड आपसे पूछा, प्रियम्बल से रिलेटेड एमसीक्यू पूछा, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी, आधारित है, गलत बात है। क्योंकि उद्देश्य संकल्प को तैयार जो किया था वो किया था जाकर डॉक्टर सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाकी ऑल, मतलब कि इनमें से पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी मतलब कि सही है। इसमें एक बार संशोधन हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोग से अपने अधिकार उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है। यह संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को निर्धारित है, ये भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन हमारा जो केवल केवल जो सही नहीं है वो पहला सही नहीं है, समझ रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें पता इतनी बड़ी थ्योरी है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे सीधे बोला है भारत में कई धर्मों के लोग कई सदियों से रह रहे हैं, तो यह क्या है। तो धर्म से रिलेट करने की बात ये नहीं हो सकती, धर्म शासित भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक राष्ट्र जो हमारा भारत है वो एक सेक्युलर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि कैसा है? सेक्युलर कंट्री है। कैसा है? सेक्युलर कंट्री, यानी कि वो सभी धर्मों का पालन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पहले से ही किसी ने कर रखा है, चलो कोई बात नहीं। है क्वेश्चन सेम ही पिछली जो उसमें बोला है, सेक्युलर शब्द में जोड़ा गया, भारत के संविधान के किस भाग में सेक्युलर को जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको ऐड किया गया था। इसके तहत और भी शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं, जिनमें से इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, संविधान सभा को भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार पर सीधे नहीं चुना गया था जाकर। ओके, यति यानी ये सही है। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी, ये भी बात अलग बात है। संपूर्ण संविधान लागू होने से पहले प्रस्तावना लागू हो गई थी। प्रस्तावना पहले लागू नहीं हुई थी, प्रस्तावना तो लागू हुई थी 42वें संविधान संशोधन तो 1976 में, यानी कि बाद में लागू हुई होगी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन 3 ही, यानी जो होगा जाकर वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वर्ड्स दैट वर एडेड टू द preamble बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि जो शब्द इनमें से कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो इसमें से कौन कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और एकता,
एकता की बात तो नहीं थी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं होंगे केवल एक्सेप्ट इसके अलावा। पूछो क्यों? क्योंकि आपको बोला भी गया था सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता की बात कर रहा है, ये अखंडता की बात करता है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, समाजवाद की बात करता है। यही तीनों वर्ड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। शो हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा जाकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो जो भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है वो किस संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। लगभग 1788 के करीब यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब संविधान बना था। ठीक है, और पहला संविधान यही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा इनमें से कौन सा नहीं बताया गया है? अपनाने की तारीख बताई गई है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। जो बताया नहीं गया आपको वो बताना है। ठीक है, भारतीय राज्य की एक ही प्रकृति भी बताई गई है। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संविधान के परिवर्तन की तिथि यानी कि ये संविधान में परिवर्तन की तिथि ये डिसाइड नहीं है। सो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है? तो यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमें क्या बताया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निर्देशों का साधन माना गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द मैंने बताए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। समझ रहे हो? तो इसमें से संप्रभुता बोली गई है जाकर, मतलब पूछा जाकर जो नहीं लिखा गया है। तो संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन साम्यवादी यानी कि कम्युनिज्म की जो बात है जाकर ना, ये चाइना वगैरह में कम्युनिज्म सिस्टम है। तो यानी कि साम्यवाद सिस्टम जो है जाकर अपने संविधान में नहीं है। यानी कि ये ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, और मतलब कि जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। बाकी ये सारे ऑप्शन उसमें संविधान में प्रस्तावना में दिए हैं। ठीक है, साम्यवाद नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में गलत है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा, इसमें आपको बताना है वो जो गलत ऑप्शन है। चलो पढ़ते हैं ऑप्शन को। ठीक है, भारतीय राज्य किसी भी विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। भारतीय राज्य किसी भी विशिष्ट विशेष धर्म की समूह द्वारा शासित नहीं है। ये बात कथन सत्य है। राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और ना ही व्यक्तियों को धर्म स्वतंत्रता को छीनता है। बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकारी संस्थानों को एक विशेष धर्म के लिए विशेष धर्म किसी को नहीं देता है ना, तो ये सीधी सी बात ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी यानी कि हमारा ये भी ऑप्शन सही रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इनमें से किसे आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? तो किसे आप स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वयं को पूरी तरह से डेवलपमेंट करने का जो अपॉर्चुनिटी होती है, जाकर अवसर होता है, उसे ही राजनीति विज्ञान के संदर्भ में स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो देखो, भारत के संविधान में इकोनॉमिक से रिलेटेड इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दी गई, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है, ये बात आप जानते हो। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आपको ये बात पता होगी, आर्टिकल 300 से निकाल कर पहले मतलब 7 मूल अधिकार हमारे हुआ करते थे, अब 7 में से हमें यही इकोनॉमिक वाला जो यानी कि मूल अधिकार को हटा दिया गया है। सीधी सी बात है, आप ये बात जानते भी हो। तो यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता हमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ये मैं बता चुका हूँ, समाजवाद भी है यानी सोशलिस्ट भी है, और ये क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक भी है। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन संघवाद नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग शब्द का उपयोग किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द, भारतीय संविधान जो है हमारा है, इसकी प्रस्तावना में न्याय शब्द में किस रूप में नहीं आता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है? तो न्याय शब्द कानूनी रूप में नहीं आता है। ठीक है, सामाजिक रूप से न्याय, राजनीतिक रूप से न्याय और आर्थिक रूप से न्याय, लेकिन कानूनी रूप से न्याय किस रूप में नहीं आता है? कानूनी रूप से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा, मतलब कि किस उस व्यक्ति का नाम बताना जिसने प्रस्तावना को ही क्या कह डाला, संविधान का पहचान पत्र। अगर ये आपको संविधान को पहचानना है तो आपको प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी, यानी कि समझना पड़ेगा। तो ऐसा कहा था पालकी वाला ने। किसने कहा था? पालकी वाला ने कहा था, पालकी वाला ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गगन गगन चुराए जार हौसला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? तो ये बात सीधी सी बात है। देखो, रिपब्लिक को शब्द को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। आप इस बात को याद रखना। ईमानदारी, इंटीग्रिटी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, लेकिन गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं जाकर कि कानूनी न्याय नहीं ना देकर, समझ रहे हो, बाकी सभी न्याय दिए गए हैं। तो 3 प्रकार के, यानी कि कानूनी न्याय नहीं होगा, बाकी सभी न्याय होंगे। अभी आपको मैंने बताए थे ना जाकर, ये वाला देखो, ये वाला, ये भी नहीं, ये वाला सामाजिक, राजनैतिक, यानी कि क्या बोलते हैं जाकर, आपको ऐसे याद ना है, आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ यहीं पर। कौन सा था? यही था ना। सोशलिस्ट होना चाहिए, सोशल ने, यानी कि आपको ऐसे रखना, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। समझ रहे हो? बात यह है, 3 न्याय दिए गए हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। बाकी जो एक कानूनी न्याय जो होता है जाकर, वो नहीं होता है, जैसा अभी पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ने पूछा गया था। तो कितने प्रकार के न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया? 3 प्रकार के न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रस्तावना में दी गई हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो स्वतंत्रताएं कितनी हैं? 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानताएं, यानी कि समानताओं का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है। कितनी प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है? तो 2 समानताओं का उल्लेख किया गया है, जबकि स्वतंत्रता कितनी है? 5। संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? तो देखो, ये बात मैं बताता हूँ जाकर, यानी 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्टेंस मिली थी। क्या मिली थी? एक्सेप्टेंस मिली थी। कब मिली थी? 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्टेंस मिली थी। और 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्टेंस, और रेडी भी इसी तैयार को इसी दिन हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आप ये बात जानते हो। और 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना के 4 अवयवों का हिस्सा नहीं है? तो प्रस्तावना के 4 अवयवों का जो हिस्सा नहीं है वो है संविधान के लागू होने की तिथि। संविधान की लागू होने की तिथि जो थी जाकर, प्रस्तावना के अवयव इनमें से कोई नहीं है। समझ रहे हो बात? इस बात को याद रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अभी अच्छा और क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय समाजवाद आधारित है, तो भारतीय जो समाजवाद हमारा जो है वो किस पर आधारित है? भारतीय समाजवाद गांधीवादी आधार किस पर आधारित है? भारतीय समाजवाद, हमारा जो भारतीय समाजवाद है वो किस पर आधारित है? तो भारतीय समाजवाद हमारा गांधीवादी पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र 4 युक्तियों पर आधारित होता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो 4 युक्तियों पर आधारित होता है। तो इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है इसका क्या है? उपकरण नहीं है। तो जाहिर सी बात, चुनाव जो है जाकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, ठीक है। जनमत संग्रह भी है, पहल भी है, और स्मरण करो ये भी है, ठीक है। लेकिन चुनाव जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकतांत्रिक साधनों की व्यापक समझ, मतलब की बात यह कि लोकतांत्रिक साधनों का यानी कि मतलब क्या है? तो लोकतांत्रिक साधनों का मतलब है केवल राजनीतिक लोकतंत्र से, केवल और केवल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, केवल सामाजिक लोकतंत्र से भी है, केवल आर्थिक लोकतंत्र से भी है। तो यानी कि यहाँ पर ऑल ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ सभी हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? यानी कि फ्रीडम ली गई है, सॉरी, क्या बोलेगी है? यहाँ बोली गई फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी, और बंधुता यानी कि इंटीग्रिटी, सॉरी, फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता को लिबर्टी बोलेंगे, ठीक है। तो लीफ को याद रखना, ये ट्रिक है, LEF, लीफ याद रखना जाकर। ये लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये कब जोड़े गए थे? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 के, तब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शायद 1789 था, ध्यान रख लेना।
1789 शायद था, 1789 ही फ्रांस की क्रांति के समय इसको जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? तो इसको दिया था के.एम. मुंशी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबरी यूनियन केस यानी कि 1900 बेरूबरी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, इस मामले में यह व्यक्त किया था, एक्सप्लेन किया था, सॉरी मतलब मत अपना दिया था, विचार दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो वो मामला था बेरूबरी यूनियन केस 1960 का मामला। इनमें से कौन सा प्रस्तावना के बारे में कथन सही नहीं है? तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये बात सही है या नहीं? ये बात सही है। प्रस्तावना ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर रोक है, यानी कि विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत भी है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर रोक है, तो ये बात सत्य है। यह गैर न्यायिक है, ये भी बात सत्य है। इसका प्रावधान कानून की अदालतों में लिखा किया जा सकता है जाकर, यही बात स्टेटमेंट गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, जो कि सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उस क्रम में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख किया गया है? ओके, आपको अगर कभी इनका क्रम पूछ देना तो इस ऐसे याद रखना। अ, सबसे पहले समाज आता है, ठीक है, फिर पहले सॉरी सोवरेन आती है, संप्रभुता आती है, ठीक है, फिर आता है जाकर सोशलिस्ट आता है, ठीक है, और फिर आती है सेक्युलर, फिर आती है डेमोक्रेटिक, फिर आती है रिपब्लिक, ठीक है, और इंटीग्रिटी। अगर आपसे क्रम पूछे तो यही क्रम होगा, समझ रहे हैं? और लेकिन आपसे पूछा है किस प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के न्याय, अच्छा, मतलब कि न्याय कितने प्रकार के हैं, और दूसरी चीज़ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मतलब कहने का यार ये नहीं था, मैं ही कन्फ्यूज हूँ, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या है इसका मतलब, ठीक है। जो संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कितनी प्रकार की समानताएं दी गई हैं, और बंधुता कितने प्रकार का दिया गया है। तो न्याय मैंने बोला था अभी 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता हमारी 5 प्रकार की है, और समानता हमारी 2 प्रकार की, और क्या बोलते हैं जाकर बंधुता हमारी 1 प्रकार की। तो आप इसको कोड याद रख सकते हैं 35-21, सीधी सी बात है, लेकिन आप ऐसे कैसे याद रख पाएंगे? बात याद रखना जाकर स्वतंत्रता, समानता और फिर बंधुता आएगा, यानी कि लीफ मैंने बोला था ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फिर फ्रेटर्निटी, और इसके बाद ये न्याय आता है, तो जस्टिस भी लिख लेना, राइट। तो जे लीफ याद रख लोगे और इसका कोड 35-21 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी कानूनी प्रकृति कैसी है? तो यह कानूनी प्रकृति कैसी है जाकर, यह लागू करने योग्य नहीं है। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति जो है वो लागू करने यानी कि अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जाकर, यानी कि आज हमने जितने क्वेश्चन किए सारे इंपॉर्टेंट थे। तो चलते हैं अगली क्लास में, और आपको मिलेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जाकर शेड्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो हमारी 10th क्लास होगी, ठीक है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसी क्लासेस ऐसा चाहिए, अगर मुझसे क्या बोलते हैं जाकर इस प्रकार का कंटेंट चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू मोटिवेट मी, एंड देन आई विल थिंक अबाउट यू, ठीक है। और वैसे भी आपको क्या चला जाता है, मेरे हिसाब से ये समझ में नहीं आता, एक लाइक करके चले जाओ, चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, ये मुझे मैटर नहीं करता है। मुझे ये पता चलता रहता है ना कि किस प्रकार का मैं कंटेंट और आगे बढ़ाऊँ या इसमें कुछ चेंजअप करूँ, इससे ये मुझे पता चलता रहता है ना, बात ये है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखें, जब और हर क्लास को 1 2 3 बार देखेंगे, आपको हर क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको हम अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।